वोट चोरी का मुद्दा है, बिहार में है, भारत में है। वोट चोरी के क्रोनोलॉजी के बारे में थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूं। वोट चोरी इस देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक सोची समझी साजिश और रणनीति के माध्यम से आगे बढ़ाया। पहली वोट चोरी वहां से शुरू हुई जब इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की प्रक्रिया में बदलाव किया। पहले इलेक्शन कमिश्नर चुने जाते थे प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के माध्यम से। मोदी जी और अमित शाह ने चीफ जस्टिस को निकाला, गृह मंत्री को डाला। मतलब क्या कि मैच फिक्सिंग करनी है तो सबसे पहले आपको अंपायर को फिक्स करना पड़ेगा। तो यह पहली कड़ी थी। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, कानून में यह तब्दीली लेके आए कि इलेक्शन कमिश्नर जो भी गड़बड़ करे उसके ऊपर बाद में भी प्रक्रिया नहीं हो सकती, कार्रवाई नहीं हो सकता। मतलब पहले आपने अंपायर फिक्स किया और फिर अंपायर को यह हिम्मत दे दी कि आप कुछ भी करो, आपके ऊपर बाद में कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर इलेक्टोरल रोल पे वोट चोरी का काम किया, जिसको सबूत के साथ हमने आपके सामने, जनता के सामने रखा। पोलिंग डे पे घपला करते हैं, चोरी करते हैं, सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, नहीं देते हैं। 5 बजे के बाद अचानक वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाती है, जिसका सीसीटीवी फुटेज नष्ट की जाती। काउंटिंग के डे तक भी इन्होंने छोड़ा नहीं है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री का वाराणसी में काउंटिंग के दिन का उदाहरण है हमारे पास। 6, 7, 8 राउंड तक कांग्रेस के प्रत्याशी लीड करते हैं। उसके बाद काउंटिंग की क्या होती है, क्या नहीं होती है, लाइव अपडेट बंद हो जाते हैं और काउंटिंग के एंड में जादू के तौर पर मोदी जी प्रधानमंत्री घोषित किए जाते, प्रधानमंत्री नहीं, एमपी घोषित किए जाते। तो वोट चोरी की जो प्रक्रिया है, अंपायर चुनने से लेकर अंपायर के गलतियों को कानून के बाहर रखकर, वोटर लिस्ट के धांधली कर कर, वोटिंग के दिन पे गड़बड़ कर कर, काउंटिंग के दिन पर मैच फिक्सिंग कर कर, यह पूरी प्रक्रिया है वोट चोरी की। और इसके खुद जिम्मेदार प्रधानमंत्री और अमित शाह जी। जैसे शकील जी ने कहा, वोट चोरी जन जन का मुद्दा है, क्योंकि जो वोट चोर होते हैं वो सरकार बनाते हैं तो वो जनता की सेवा नहीं करते। क्योंकि जो टीम मैच फिक्सिंग करती है उसको रन बनाने से फर्क नहीं पड़ता है, उसको अच्छी बॉलिंग करने से फर्क नहीं पड़ता, उसको अच्छी फील्डिंग करने से फर्क नहीं पड़ता। तो वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि वो रोजगार बढ़ा रही है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि वो महंगाई कम कर रही है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को फर्क यह नहीं पड़ता है कि क्राइम बढ़ रहा है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि पेपर लीक हो रहे हैं कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि 3 साल की डिग्री 6 साल में हो रही है कि नहीं। वोट चोरी की सरकार को यह फर्क नहीं पड़ता है कि आपके मां बाप और आपके बच्चों के इलाज के लिए आपको हजारों करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो वोट चोरी जनता के हर समस्या का जड़ है। यह बात हम जनता को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं। इसीलिए बिहार में जो हालत आज खराब है, अगर बिहार में हालत बदलना है तो सरकार बदलनी है और उसके बाद बिहार बदलेगा। कल की बैठक समीक्षा बैठक थी, पहले भी हुई है, आगे भी होगा। और उस बैठक में बिहार के चुनाव को लेकर बिहार के लीडर्स के साथ काफ़ी गहराई में चर्चा हुआ। सीट शेयरिंग
कैंडिडेट सिलेक्शन, कैंपेन, मैनिफेस्टो हर मुद्दे पे डिस्कस हुआ और आगे जो भी निर्णय हुआ है उस पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने अगर स्टडी किया होगा कि 2003 के एसआईआर और 2025 के एसआईआर में क्या फ़र्क है, तो आप शायद ये सवाल नहीं पूछते। पहली बात तो उस प्रक्रिया के लिए अच्छा खासा समय दिया गया था। प्रक्रिया बनाने से पहले चर्चा हुई थी, चुनाव से पहले प्रक्रिया नहीं हुई थी। इस बार जो प्रक्रिया हुई है हड़बड़ी में हुई है, रातों रात हुई है, बिना चर्चा के हुई है, बिना सोच समझ के नियम बनाए गए हैं जिसकी जिक्र हमने किया है। कोई भी प्रक्रिया बनाते हो, बिहार जैसे प्रदेश में जहां पे लगभग 8 करोड़ वोटर हैं, तो ये बच्चा भी आपको समझा देगा कि कम से कम 1 साल का समय चाहिए अगर इसको ढंग से करना हो तो। और जो प्रमाण पत्र सबसे ज्यादा गरीब लोगों के पास हैं, जो बाकी सारे महत्वपूर्ण काम के लिए माने जाते हैं, उसको बिहार में 1 महीने के प्रक्रिया से काटने का मंशा क्या था, सेंस क्या था। तीसरी बात, चुनाव के पहले बाढ़ के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में आपने जिस तरीके के नियम कानून लगाए थे वो आपने खुद फॉलो नहीं किए। फॉर्म कैसे भरे गए हैं, किसने भरे हैं, कहां पर भरे हैं, इस पे आप लोगों के साथियों ने वीडियो बना बनाकर शेयर किया। तो उस एसआईआर और इस एसआईआर में जमीन आसमान का फर्क है। ये वोट चोरी की एसआईआर है, वो वोटर लिस्ट को सुधारने की एसआईआर थी। सो वोट चोरी जो मामला है, ये एक चुनाव का एक कैंपेन नहीं है। जैसे मैंने समझाया, ये लोकतंत्र में जनता का हर समस्या का जड़ बन चुका है। जब तक हम लोग वोट चोरी को सुधारेंगे नहीं, जो भी सरकार चुन के आएगी वो जनता के लिए काम नहीं करेगी। और ये बीजेपी ने साबित करके दिखाया। मोदी जी 11 साल पहले 2 करोड़ नौकरियों के वादा करते हैं, नौकरी नहीं देते हैं, फिर भी वोट चोरी से चुन के आते हैं। पेट्रोल का दाम 50 से 100 कर देते हैं, जनता त्रस्त हो जाती है, फिर भी वो वोट चोरी से चुन के आते हैं। पेपर लीक पे पेपर लीक होते हैं, युवाओं के भविष्य खराब होते हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो वोट चोरी से चुन के आते हैं। बिहार में आज बीजेपी के राज में क्राइम बढ़ता जा रहा है, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनको पता है कि ये वोट चोरी से सरकार बनाते हैं। बिहार में जब तक ये सरकार वोट चोरी से बनती रहेगी, बिहार की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। वोटर अधिकार यात्रा का ये मकसद था कि जनता को ये बात समझाना, और हमारे को लगता है कि जनता ये बात समझ गई है, क्योंकि यात्रा के दौरान आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस पार्टी इस बात से बिल्कुल सहमत है कि जब तक वोट चोरी चलती रहेगी, जनता के मुद्दों पे काम नहीं होगा, और जब तक जनता का सेवा नहीं होगा और जनता का काम नहीं होगा, तो जनता में आक्रोश बढ़ेगा। और जब तक ये आक्रोश बढ़ता जाएगा, तब तक खतरा बढ़ता जाएगा, ये हमारा मानना है। जी, पहला सवाल था कि आधार को जोड़ने से प्रक्रिया सुधरी है कि नहीं, उससे जनता को फायदा होगा कि नहीं। आधार जोड़ना हमारा मांग था, और इसी हॉल में काफ़ी शुरू में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आधार पे बहुत विस्तृत तरीके से हमने अपनी बात रखी। हंसी की बात यह है कि प्रक्रिया खत्म होने के बाद, औपचारिक तरीके से प्रक्रिया खत्म होने के बाद आधार को माना जाता है।
जबकि डे वन से ये सबको पता हो है और था कि आधार को एक्सक्लूड करने का कोई मतलब ही नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि सही फैसले को गलत समय में या लेट लेने से वजह से उसका फायदा कम हो जाता। और उदाहरण के लिए मैं आपके सामने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करना चाहता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, लेकिन खारिज तब जाके किया जब इलेक्टोरल बॉन्ड से देश को, संविधान को, लोकतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अभी आधार कार्ड को प्रक्रिया में जोड़कर फायदा पहुंचाने का हेडलाइन तो हो जाता है, लेकिन प्रक्रिया इतनी आगे बढ़ चुकी है कि जिसको उसके फायदा पहुंचाना था तो शायद उसको उतना फायदा नहीं पहुंच पाता। रही वोटर अधिकार यात्रा की बेनिफिट की, गठबंधन को वोटर अधिकार यात्रा से फर्क पड़ा है। जनता के बीच में हमारा मुद्दा चला गया है। सीट शेयरिंग का मामला है। वोटर अधिकार यात्रा से हम ये नहीं मानते कि हमें ज़्यादा सीट या कम सीट मिलने चाहिए। हमारा शुरू से कहना है कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हर सीट में, हर प्रदेश में अच्छे सीट होते हैं, खराब सीट होते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को खराब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। और आखिरी बात, हमारा प्रयास ये है कि वक्त रहते रहते सीट शेयरिंग को पॉजिटिवली हम आगे बढ़ाएं, और हमें इस पे अभी तक सफलता मिल रही है। जो भी फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होता है उस पे हम आगे मुद्दा उठाएंगे या मुद्दा बनाएंगे, वो इस पे डिपेंड करता है कि इलेक्टोरल रोल की क्वालिटी क्या है। हम किसी भी इलेक्टोरल रोल के आज के डेट में इसीलिए नहीं मानेंगे क्योंकि चुनाव आयोग ने उसको फाइनल किया है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस मैच में अंपायर फिक्स्ड है। अगर इलेक्टोरल रोल में हमें गड़बड़ियां दिखेंगी तो हम उसको मुद्दा बनाएंगे, हम मुद्दा उठाएंगे, और इसमें कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है। रही कौन सी पार्टी कितने सीट सैक्रिफाइस करेगी, उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि नए पार्टनर्स कितने आ रहे हैं और उनको कितना सीट दिया जाएगा। उसके बाद हमारा मानना है कि प्रोपोर्शनेटली हर पार्टी को अपने हिस्से में से उसके लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।